कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए 13 और 14 फरवरी को होने वाले इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए वायरल टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप टेस्ट की तरह समझे और खुद आंसर देने का कोशिश करें और लास्ट में आप लोग स्कोर करके बताइएगा ये सारे क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट आंसर हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए लाइक कीजिए और जमकर अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम डैश मस्ट बी गिवन। यानी बोला क्या जा रहा है कि नोटिस के नीचे जब हम लोग सिग्नेचर करते हैं हस्ताक्षर करने के बाद, ठीक है, नाम के बाद क्या दिया जाना अवश्य है। तो आप सही पता होना चाहिए डेजिग्नेशन। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे सही सोचे एकदम करेक्ट हो गया। डेजिग्नेशन यानी पद का नाम। क्या? पद का नाम। जैसे आप प्रिंसिपल हैं तो आपको ब्रैकेट में प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, डेजिग्नेशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कर लेना है। और एक आप सही पता है मॉडल सेट से आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना कि नोटिस राइटिंग जो है वो किसका उदाहरण है, वो है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का। किसका? फॉर्मल कम्युनिकेशन का। उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा कि नोटिस राइटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। ये फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि इन ए फॉर्मल लेटर, ठीक है, फॉर्मल लेटर जैसे लेटर टू द एडिटर होता है, ठीक है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन का सही फॉर्म क्या होता है? जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं जैसे लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो उसका जो होता है क्या होता है? करेक्ट सैल्यूटेशन। चलिए आप लोग खुद बताइए फटाफट, एक टेस्ट की तरह इसको सोचिए, क्योंकि आज लाइव टेस्ट नहीं ले पाए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लोग इसको एक टेस्ट की तरह समझिए और आप लोग खुद आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल में सर ऑब्लिक मैडम। ठीक है, ऑप्शन जो 2A है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर? जब हम लोग लेटर टू द एडिटर लिखते हैं यानी संपादक को पत्र लिखते हैं तो तारीख कहां लिखी होती है? बताइए, ये जो डेट है वो कहां लिखा जाना चाहिए? चलिए फटाफट आप लोग बताइए, आप लोग खुद टेस्ट की तरह इसको समझिए। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, याद रखिएगा सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच में ये डेट को हम लोग को प्लेस करना है, जगह देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Which attitude of MML सरप्राइज फ्रांज? ठीक है, विच एटीट्यूड बताना है। MML के किस रवैये ने फ्रांज को आश्चर्यचकित किया था? बर्लिन से एक ऑर्डर आ गया था ना, बर्लिन से जैसे ही ऑर्डर आया था ये MML जो स्ट्रिक्ट टीचर थे, डिसिप्लिन वाले टीचर थे, वो उनका कैरेक्टर चेंज होकर क्या हो गया? वो सॉफ्ट हो गए, काइंड हो गए, पोलाइट हो गए और जेंटल हो गए। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर है। पहले स्ट्रिक्ट टीचर थे, याद रखिएगा, बाद में जैसे ही बर्लिन से ऑर्डर आया ना कि MML का बाय बाय होने वाला है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का कोई जगह नहीं, अब जर्मन लैंग्वेज के टीचर आएंगे, तब से ये MML का कैरेक्टर में क्या क्या शामिल हो गया? सॉफ्ट हो गए, काइंड हो गए, पोलाइट हो गए, जेंटल। यही सब चीज देखकर कौन सदमे में आ गया? फ्रांज। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बताइएगा द लास्ट लेसन के लेखक का नाम क्या है और ये द लास्ट लेसन का सेटिंग क्या रखा गया ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Who sat on the back benches of the last French class? बताइए कौन बैठा हुआ था? आखिरी फ्रेंच क्लास के पीछे के बेंचेस पर कौन बैठा हुआ था? आप सभी सोचिए, सही आंसर दीजिए। एकदम करेक्ट सोच रहे हैं, द विलेज एल्डर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गांव के बुजुर्ग लोग। ठीक है, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो पीछे के बेंचेस पर बैठे हुए थे। बताइए तो MML सारे लोगों के लिए क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? स्वीट्स या न्यू नोटबुक्स या पेन्स, डायरी, क्या लेकर आए थे? चलिए बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर एनिस जंग व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये जो लिखा है एनिस जंग, उनके अनुसार, ठीक है, व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज है वो क्या है? माता पिता के लिए जो कचरा है वो क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
जल्दी बताइए। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, मींस ऑफ सर्वाइवल। याद रखिएगा, जीवित रहने का साधन। ठीक है, और बच्चों के लिए क्या था वो आप लोग बताइएगा, बच्चों के लिए क्या था ये भी आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले जो है उन लोगों का जो खराब स्थिति है, पुअर कंडीशन है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, जिम्मेदार कौन है, ये आप लोगों को बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कंप्यूटर जी इसको लॉक कर दिया जाए, क्योंकि कास्ट की वजह से भी मिडिल मैन और पुलिसमैन जो एक्सप्लॉइट करते हैं मिलकर, ये मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग बताना ये फिरोजाबाद क्यों फेमस है, ये फिरोजाबाद क्यों फेमस है, और इस फिरोजाबाद में कौन रहते हैं, साहेब रहते हैं या मुकेश रहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। What was the fear in डगलस माइंड? चलिए, डगलस के माइंड में कौन सा फियर है, कौन सा डर है, डगलस के मन में कौन सा डर था? आप सही पता होना चाहिए, डीप वाटर से है, यानी पानी के प्रति जो डर था, यानी डूब के मर जाने का डर था। कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वो ड्रॉन एंड डाई। ठीक है, डूब कर मर जाने का डर था उनके माइंड में। चलिए आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइए जो डीप वाटर स्टोरी है ये किससे ली गई है? ठीक है, मैन बुक का नाम बताइएगा। ठीक है, जो ऑथर का एक ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा आत्मकथा है। ठीक है, विलियम ओ डगलस का ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए जिससे ये डीप वाटर स्टोरी लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हेन डगलस रिगेन कॉन्शियसनेस, जब डगलस को होश आया तब वो क्या पाया? जब डगलस को होश आया तो उसने क्या क्या किया? वो हिल गया अंदर से, सुक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। जो ही बच्चे ऑप्शन सी सोच रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेचारा कांप उठा, ठीक है, और रोया भी और कुछ भी खाया नहीं। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाउ डिड ऑथर्स विलियम डगलस फियर वैनिश? ये जो लेखक का जो डर है, ये विलियम ओ डगलस का जो डर है वो कैसे खत्म हुआ, वो कैसे खत्म हुआ? इसका करेक्ट आंसर सोचिए आप लोग। ये जो डर है वो कैसे खत्म हुआ? करेज के साथ, साहस के साथ, गाइडेंस के साथ यानी मार्गदर्शन के साथ, और डिटर्मिनेशन यानी याद रखिएगा दृढ़ संकल्प के साथ। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पैडलर के अकॉर्डिंग, पैडलर के अनुसार, ठीक है, पैडलर के विचार से ये पूरी दुनिया किस तरह दिखती है? ये दिखती है, ये एक दिखती है किसके अनुसार? एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी की तरह दिखती है। याद रखिएगा, एक चूहेदानी की तरह दिखती है। पैडलर आप सही पता है द रैट ट्रैप स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो चूहेदानी भी बेचता है, जो इसका बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए चोरी का भी सहारा लेता है और भीख भी मांगता है। ठीक है, चलिए आप बताइएगा पैडलर जो है आखिरकार किसके वजह से एक अच्छा इंसान बना? पैडलर किसके वजह से अच्छा इंसान बना? एक चोर से एक अच्छा इंसान बदल गया, एक कैरेक्टर का नाम बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इंडिगो इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर लुइस फिशर? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि इंडिगो लेखक लुइस फिशर की किस पुस्तक का एक अंश है? आप सही पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर, इसी से इंडिगो बनाया गया। ठीक है, और आप सही पता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी का अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, आत्मकथा का नाम है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो एक किसान है, जो एक बटाईदार है, शेयर क्रॉपर है, उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वो कहां से है। ठीक है, और सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ था, कब हुआ था, ये भी आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। What was the brand name of the makeup material in Poets and Pancakes? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पॉइंट्स एंड पेनकेक्स में मेकअप सामग्री का ब्रांड नाम क्या था? चलिए बताइए, ग्लो एंड लवली या फिर गार्नियर या फिर लैक्मी, यही सब ना मेकअप मटेरियल का नाम है? नहीं, एक केक का नाम देखिए, पेन केक्स। ठीक है, इसको केक मत समझिएगा, ये ब्रांड नेम है किसका? मेकअप मटेरियल का। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप सही पता होना चाहिए। ये जिम्नी स्टूडियो, आप लोग कमेंट बताइएगा जिम्नी स्टूडियो कहां है, इसकी स्थापना कब हुई, और इसके बॉस का नाम क्या है? जिम्नी स्टूडियो कहां है, इसकी स्थापना कब हुई, और इस स्टूडियो के बॉस का नाम क्या है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर।
क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं कि वेयर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जिमनी स्टूडियो। ये जो जिमनी स्टूडियो में, ठीक है, बताइएगा मेकअप रूम कहां स्थित था, ग्राउंड फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में या फिर थर्ड फ्लोर में। एकदम जो भी बच्चे फर्स्ट फ्लोर सोच रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। हु वाज द फॉरेन इंग्लिश पोएट हु विजिटेड द जिमनी स्टूडियो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जिमनी स्टूडियो में आने वाले जो विदेशी पोएट थे, अंग्रेजी पोएट थे, कौन था। आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टीफन स्पेंडर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग बताइएगा जॉन कीट्स ये कौन सा पोएम लिखा है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे जॉन कीट्स जो एक नेचर पोएट थे, वो कौन सा पोएम लिखे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे समझना है। सोफी विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। ये जो सोफी और उसका जो पूरा परिवार है किस खेल का जो प्रशंसक है, फैन है, आप सही पता होना चाहिए। कौन सा खेल का ये लोग दीवाना है, फुटबॉल। याद रखिएगा फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। आप सही पता होगा डैनी कैसी, ठीक है, वो एक आयरिश फुटबॉलर थे जिनका ये लोग फैन थे। ठीक है, और सोफी का एक फ्रेंड है, क्लासमेट है, जिसका नाम है जेंसी। सोफी सोने में दिन बिताती है, ठीक है, बड़ा बड़ा सपना देखती है, रियलिटी से कोई मतलब नहीं। जबकि इसके ऑपोजिट जो फ्रेंड है जेंसी, वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल लड़की है। ठीक है, आप लोग को बताना है सोफी के बड़े भाई का नाम क्या है, सोफी के छोटे भाई का नाम क्या है, सोफी के यंगर ब्रदर का नाम क्या है, सोफी के एल्डर ब्रदर का नाम क्या है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले क्या आ गया, एक एक्सट्रैक्ट आ गया। ठीक है, कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। आपको जब ये पोएम का लाइंस आप पढ़िएगा तो आपको पता होना चाहिए ये किस कविता से ली गई है और इसके कवि कौन है। ठीक है, चलिए एक एक लाइन करके पढ़ते हैं और आप लोग को समझाते हैं, और अच्छे से सुनिएगा ताकि एक एक आंसर आप लोग दे पाए। क्या लिखा गया है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। ठीक है, जो लोग हरित युद्ध यानी ग्रीन युद्ध, ठीक है, पर्यावरण के विरुद्ध जो युद्ध करते हैं वो वाला युद्ध के बारे में बात किया गया। यहाँ पर ग्रीन वार्स का मतलब जो प्रकृति के विरुद्ध जो है युद्ध करते हैं, पर्यावरण के विरुद्ध जो युद्ध करते हैं उसे ग्रीन वार्स कहते हैं। वार्स विथ गैस यानी जहरीली गैसों से जो युद्ध करते हैं, और तीसरा वार का नाम है वार्स विथ फायर यानी अग्नि शास्त्रों से जो युद्ध करते हैं। यहां पर 3 युद्ध का नाम लिखा गया है। ठीक है, यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या क्या, ग्रीन वार्स एक नाम सुन लीजिए, वार्स विथ गैस एंड वार्स विथ फायर, 3 वार का नाम अच्छे समझ लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ देख सकते हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। ठीक है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड, ठीक है, अगर जीत भी गए हैं ना क्या फायदा। ठीक है, जश्न ही नहीं मना पाएंगे, वे विजय तो प्राप्त करते हैं परंतु युद्ध में कोई जीवित ही नहीं रहेगा सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, इसके बजाय आप लोग क्या कीजिए, ये सब युद्ध करने के बजाय पॉइंट का सलाह है, क्या करना है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। इससे अच्छा है एकदम बेस्ट कपड़ा पहनिए, साफ सुथरा एकदम स्वच्छ कपड़ा पहनकर, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाई के साथ क्या करना भाई, वॉकिंग करना है, टहलना है। अब आपका मर्जी, अपने भाई के साथ घूमिए या किसी और के साथ, जिसका साथ मन लगे घूमिए, अपने आप को टाइम दीजिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे, ठीक है, टहलिए अपने भाई के साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, और कुछ भी मत कीजिए, इसमें भी एक मजा है ये सब करने के बजाय। ठीक है, चलिए अब आप लोग अच्छे समझ गए होंगे किस कविता से ली गई है, इसके कवि कौन है। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो पंक्ति, जो ऊपर की जो पंक्ति आप लोग जो अभी हम पढ़ के समझाएं आप लोगों को, वो किस कविता से ली गई ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। किस कविता से ली गई है, एकदम सही सोचे, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप लोग 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए रोड साइड स्टैंड, एकदम लिख के आप लोग कमेंट बताइएगा। ए रोड साइड स्टैंड के पॉइंट का नाम, माई मदर एट 66 के पॉइंट का नाम, कीपिंग क्वाइट के पॉइंट का नाम, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पॉइंट का नाम आप लोग कमेंट में लिखकर, पोएम का नाम प्लस पॉइंट का नाम लिखकर आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबका आंसर हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइव टेस्ट तो नहीं ले पाए आज, आप लोग आंसर दीजिएगा, आप लोग कमेंट्स हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो दी गई पंक्ति है किससे ली गई है, कीपिंग क्वाइट से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्या पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ वार्स आर मेंशन इन द अबव लाइंस। चलिए मैंने अच्छे से पंक्ति में समझाया ना कौन कौन से वार का मेंशन किया गया था ऊपर के लाइंस में,
ग्रीन वार्स का भी एकदम करेक्ट है। वार्स विथ पॉइजनस गैसेस, ये भी सही है। वार्स विथ फायर, यानी तीनों टाइप के युद्ध का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी? ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह किस तरह की जीत होगी, यह किस तरह की जीत होगी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट। कोई बचेगा ही नहीं तो सेलिब्रेट क्या करेगा, ये बताया गया। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्हाट डज द पोएटेस कमला दास नोटिस आउटसाइड द कार? आप सभी पता होना चाहिए, कमला दास जो अपने पेरेंट्स होम से कोचिन एयरपोर्ट जा रही है अपने मां के साथ, बगल में इनके मम्मी बैठी हुई है, ठीक है। तो वो इनसाइड यानी कार के अंदर अपने मम्मी को देख रही है और उदास फील कर रही है, ठीक है। लेकिन जब बाहर देखती है तो वो क्या देखती है? जहां उसको जीवन दिखाई देती है, तो बाहर दो चीज दिखती है, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। याद रखिएगा, पीछे तेजी से भागते हुए पेड़ और रनिंग चिल्ड्रन जो खुशी से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। तो यहां जान दिखाई दे रही है, यहां लाइफ दिखाई दे रही है, और कार के अंदर में इनसाइड में वो लाइफ नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या पूछा गया है कि व्हाट इज पोएटेस कमला दास चाइल्डहुड फियर? चलिए बचपन का प्यार नहीं, बचपन का डर यहां पे पूछा गया। बचपन का डर क्या है? कवित्री का बचपन का डर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉसिंग हर मदर फॉर एवर। अपने मम्मी को हमेशा के लिए जो खोने का डर है वही कवित्री का चाइल्डहुड फियर है, बचपन का डर है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उससे पहले आप लोग बताइएगा कवित्री अपनी मां की तुलना किससे की है, ठीक है। माय मदर एट 66 में कवित्री अपनी मां की तुलना किससे की है, ये भी फटाफट आप लोग बताइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में, ठीक है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में क्या क्या मेंशन किया गया थिंग्स ऑफ ब्यूटी? इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। टॉप 5 में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो क्या क्या मेंशन था उसमें, क्या क्या उल्लेख था? सन एंड मून, ये भी सही है। यंग ट्रीज एंड ओल्ड ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, ये भी सही है। फ्लावर्स भी सही है। ऑल ऑफ दिस जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ये सारे की सारी प्रकृति की समझ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज है, जिसे हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए, इन विच ईयर ऑफ द पास्ट डज चार्ली वांट टू गो? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये जो चार्ली है पास्ट में यानी अतीत के किस वर्ष में जाना चाहता है? जो एकदम रोमांटिक वर्ल्ड है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड है ये बहुत ही डेंजर वर्ल्ड है। आदमी परेशान है, ठीक है, लाइफ को लेकर इनसिक्योर फील करता है, लेकिन ये किस दुनिया में जाना चाहता है? ये चार्ली आप सभी पता होना चाहिए, द थर्ड लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। ये स्केपिस्ट नेचर का इंसान है जो भागना चाहता है दुनिया से, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करना नहीं चाहता है। तो ये भागकर कौन सा दुनिया में जाना चाहता है? ये जाना चाहता है 1894 वाले दुनिया में, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ली का वाइफ का नाम क्या है और चार्ली के दोस्त का नाम क्या है? वाइफ का नाम पहले आप लोग बताइए, और इसके दोस्त जो एक साइक्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, उसका नाम क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आई सेल कट माई टफ्ट, ठीक है, आई सेल कट माई टफ्ट, मैं अपना चोटी कटवा लूंगा, ठीक है। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, बाल मुरवा लूंगा, ठीक है। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अपना जितना भी जो चलिए मैं तो आंसर ही बताने वाला था, ठीक है। चलिए समझाते समझाते आप लोग बताइए ये स्टेटमेंट किसका है, किसने बताया है? ये बताया है द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी है। अगर इस ज्योतिषी का भविष्यवाणी एकदम गलत होता है तो वो क्या करेगा? वो अपना चोटी कटवा लेगा, बाल मुरवा लेगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा, ठीक है, अगर इसकी भविष्यवाणी गलत होती है तो, ठीक है। आप सभी समझ गए हैं, द टाइगर किंग स्टोरी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके राइटर का नाम आप लोग बताइएगा, ऑथर का नाम क्या है? और अगर ये ज्योतिषी जो है कितने बाघों को मारने को बोलता है, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाघ की मृत्यु किससे, सॉरी बाघ राजा यानी द टाइगर किंग की लास्ट में मृत्यु किसकी वजह से हुई, यानी किससे हुई? क्या वो बाघ मांस और ब्लड वाला था या एक लकड़ी का खिलौना था? ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा अपने राज्य में कितना बाघ मारा, अपने ससुर के घर में कितना बाघ मारा, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिए
कि व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव। ये जो अंटार्कटिका है आप सभी समझते हैं, ये अंटार्कटिका, यहां का जो एटमॉस्फेयर है, यहां का जो वातावरण है वो कैसा है आप सभी समझ सकते हैं। अंटार्कटिका, ठीक है, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कंटिनेंट है, यानी ऑल ऑफ दीज जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए कि पृथ्वी के कुल बर्फ का कितना प्रतिशत अंटार्कटिका में जमा है। 90% जमा है अंटार्कटिका में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू डैश। ठीक है, ये जो जख्मी सिपाही है, ये जो घायल सैनिक है, वो किस देश से बिलोंग करता है, कहां का आर्मी है? वो यूएस नेवी है, यानी अमेरिका का। याद रखिएगा, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये नेवी है। ठीक है, आप सही पता होने चाहिए। इस नेवी का जान कौन बचाया, उस डॉक्टर का नाम बताइएगा। और वो डॉक्टर कहां के थे? अमेरिकन डॉक्टर थे, जापानीज डॉक्टर थे, या इंडियन डॉक्टर थे, या फिर रशियन डॉक्टर थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और उस डॉक्टर का नाम भी बताइएगा, उस डॉक्टर का वाइफ का नाम भी बताइएगा। ठीक है, इतना आप लोग बताइएगा। और द एनिमी स्टोरी के लेखक का नाम भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। व्हाट डज मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। ठीक है, ये जो मिस्टर लैम है आप सही पता होना चाहिए। मिस्टर लैम जो जिनका एक पैर जो है किसका है? टीन का है, क्योंकि बम धमाके की वजह से इनका एक जो पैर है वो उड़ गया था, जिसकी वजह से इनका जो एक पैर है वो टीन का है। किसका है? टीन का है। इसे बच्चे चिढ़ाते हैं लैमी लैम बोल के। ठीक है, चलिए, ये अपने जो गार्डन में, जो बगीचे में क्या जो है उगाते थे, आप सही पता होना चाहिए, एप्पल्स। ठीक है, जिससे वो जेली भी बनाते थे। याद रखिएगा, इस एप्पल से, ये क्रैब एप्पल से ये जेली बनाते थे। क्या बनाते थे? जेली बनाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स। ये जो मिस्टर लैम है ना, वो एप्पल्स, ठीक है, ये जो एप्पल्स को कैसे तोड़ते थे, कैसे तोड़ते थे एप्पल्स को? तो आप लोग पता होना चाहिए, आप लोग बहुत खेले होंगे सांप सीढ़ी का खेल। ठीक है, लूडो में। तो ये एप्पल तोड़ने के लिए क्या करते थे? सीढ़ी और छड़ी का सहारा लेते थे। किसका? सीढ़ी और छड़ी का सहारा लेते थे। ऑप्शन जो डी है ना, लैडर एंड स्टिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए देने का। ठीक है, कि हु टोल्ड बामा दैट एजुकेशन इज द ओनली वे टू अर्न ऑनर एंड डिग्निटी। बामा को किसने बताया कि शिक्षा ही सम्मान और गरिमा अर्जित करने का एकमात्र तरीका है? ये किसने बताया था? बामा के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई ने, जिनका नाम अन्नान था। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों आज का वायरल टॉप 30 क्वेश्चंस। क्योंकि आज मैं लाइव टेस्ट नहीं ले पाया, तो इसको आप लोग लाइव टेस्ट सोचिए और आप लोग ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग करेक्ट किए। ठीक है, यानी 30 में आप लोग कितना स्कोर किए, ये एक एक बच्चा, जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं, ईमानदारी से आंसर दीजिए। ठीक है, और ये है हमारे टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और सेशन को अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, जमकर लाइक कीजिए। इस वीडियो को 300 प्लस लाइक देकर प्यार और सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, 300 प्लस लाइक देना, ज्यादा नहीं, आज का टारगेट है 300 प्लस लाइक। मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।